चलिए आज ये छोटे से क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे हैं। एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कितने लोग इसको सही कर पाते हैं, कमेंट करिए। हम अगले क्लास में इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए और आप लोग आंसर आप कमेंट करिएगा। देखिए कितने लोग का सही होता है। कमेंट नहीं करें तो फिर आप अपने माइंड में रखिए, फिर अगला दिन हम जब दें तो मिलाकर देख लीजिए किनका सही था किनका गलत। अब यहाँ पर देखिए वायुमंडल आया था। लास्ट दिन हम बताए थे कि वायुमंडल दैट मीन्स वायु का मंडल। तो वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण बहुत सारे हैं। तो ये जो हमारा वायु है ये है क्या? तो विभिन्न गैसों का ये मिश्रण है। और उस गैस में से यदि बात करेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो ये तो तत्व के कैटेगरी में है, ये एलिमेंट के कैटेगरी में है। लेकिन वही चीज बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? यौगिक। क्वेश्चन यदि पूछा कि वायु क्या है, तत्व है या यौगिक है, तो कुछ नहीं है, ये तत्व और यौगिक का मिश्रण है। इसमें कुछ तत्व है और कुछ यौगिक है और उनका ये मिक्सचर है। लास्ट दिन याद करिए, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं कि तत्व और यौगिक एलिमेंट में क्या बताए थे? एक ही टाइप के एटम होंगे, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। और यौगिक में क्या है? एक से अधिक प्रकार के एटम होंगे और निश्चित अनुपात में होंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है आगे हम बताएंगे तुरंत। अब यहाँ पे बताइएगा कि इसमें से कौन सा जो है वो तत्व है, कौन सा यौगिक है, कौन तत्व का एग्जाम्पल है। चलिए जवाब दीजिए, तत्व कौन है इसमें? कुछ लोग का जवाब ये आ रहा होगा सी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सभी जो हैं वो तत्व ही हैं। क्यों? इसमें ओनली एंड ओनली क्या है? ऑक्सीजन ही है ना। तो एक ही टाइप का हो तो उसको तत्व कहेंगे। इसमें भी ओनली हाइड्रोजन है और इसमें तो केवल सी है ही। तो सारे के सारे जो है वो तत्व का उदाहरण है, एलिमेंट का एग्जाम्पल है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है। अब बताइए कौन यौगिक का उदाहरण है? कंपाउंड। यहां पे ऑल ऑफ दिस नहीं कह दीजिएगा, ये नहीं होगा। ये एलिमेंट है, तत्व है, क्योंकि इसमें एक ही टाइप का है। ये होगा क्योंकि इसमें दो टाइप का है, एक Na सोडियम और एक Cl क्लोरीन। इसमें केवल नाइट्रोजन है तो यौगिक नहीं हो पाएगा। यौगिक के लिए एक से अधिक टाइप के एटम होने चाहिए। तो ये आपका होगा NaCl। इसमें एक Na है और इसमें एक Cl है। हो गया। अब देखिए कोई भी तत्व है, यदि कोई भी एलिमेंट आयरन हो या गोल्ड हो, तो तत्व का जो छोटा पार्ट होगा, स्मॉलेस्ट, वो क्या होगा? अणु। लेकिन अणु से भी छोटा होगा परमाणु। ये मॉलिक्यूल हुआ और ये एटम। कोई पूछे तत्व का सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, परमाणु। अब परमाणु से छोटा कर देंगे तो फिर वो तत्व नहीं रह पाएगा। जैसे उदाहरण के लिए यदि आयरन की बात करेंगे तो आयरन का सबसे छोटा पार्ट जो होगा, आयरन का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो आयरन का परमाणु होगा।
एटम ही छोटा होगा, सबसे छोटा उसी को परमाणु कहते हैं। इससे और छोटा करेंगे तो फिर वो आयरन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो कण है वो परमाणु है, इसको यदि और छोटा करिएगा तो फिर वो तत्व नहीं रह जाएगा, आयरन नहीं रह जाएगा। यौगिक की बात करेंगे, कंपाउंड। तो यौगिक का जो है सबसे छोटा कण अणु, मॉलिक्यूल। उदाहरण के लिए आपका जैसे हम लेते हैं पानी, तो पानी का फॉर्मूला H2O, तो H2O ही सबसे छोटा है। इसको और तोड़िएगा तो फिर वो पानी नहीं रह जाएगा, माने यौगिक ही नहीं रह जाएगा। आप बोलिएगा सर इसको भी तोड़ के हम H को और O को अलग कर देंगे, तो भाई फिर वो पानी नहीं रह जाएगा। तो यौगिक का सबसे छोटा कण अणु, तत्व का सबसे छोटा परमाणु। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अणु और अणु से छोटा परमाणु। यहां एक चीज और समझना आपके लिए जरूरी है कि जो अक्रिय गैस होते हैं, इनर्ट, उसको नवल गैस भी कहते हैं, वो हमेशा और हमेशा परमाणु की अवस्था में ही रहता है। अच्छा, ये परमाणु किसे कहेंगे? संख्या में एक होनी चाहिए बस। परमाणु मतलब संख्या में एक। अणु का मतलब संख्या में एक से ज्यादा भी हो सकता है। ज्यादा भी क्या हो सकता है? एक मतलब 2 या 2 से ज्यादा ही होगा, 2 या ज्यादा कण होने चाहिए। यहां हम लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए यहां पर H2, हम यहां पर लिखे मान लीजिए आर्गन, तो समझिए ये आर्गन लिखे, और दूसरा भी लिख सकते थे, तो Ar संख्या में एक ही है ना, ओनली आर्गन। और यहां देखिए संख्या में 2 है, H ही जो है 2 है, यहां Ar 2 नहीं है, लेकिन H यहां 2 है, देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, तो H2 अणु हो गया। यहां पर बताइएगा कि H3O यहां कितने हैं, दैट मीन्स कितने एटम है, यहां नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी है इसमें? H में 2 और ऑक्सीजन में 1, टोटल कितने हो गए? 2 और 1 3, 2 और 1 आपका 3। समझ रहे? तो ध्यान रखना है कि इसमें एक ही एटम, इसमें 2 एटम और इसमें 3 एटम, तो इसे कहते हैं परमाणुकता। क्या कहते हैं? परमाणुकता, एटोमोसिटी, परमाणुकता। क्या मतलब कि उसमें कितने एटम है, ये जो आपका मॉलिक्यूल बना है उसमें कितने एटम है, वही उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो क्वेश्चन कभी पूछ दिया कि H2O की परमाणुकता क्या है, तो 2 यहां से, 1 यहां से, तो 3 हो गया हमारा। समझ पाए इसे? बताइए NH4Cl, इसकी एटोमोसिटी क्या है, परमाणुकता क्या है? तो आप बोलेंगे सर N नाइट्रोजन, कुछ नहीं तो 1 है, हाइड्रोजन 4 और Cl क्लोरीन, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी जो परमाणुकता है वो होगी 6। रेलवे के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिए कि जब किसी तत्व से यौगिक का निर्माण होता है, किसी भी तत्व से यदि यौगिक का निर्माण होता है, तो ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लिया जाए कि Na एक आपका तत्व है, Cl एक आपका तत्व है, समझ रहे हैं? लेकिन वही चीज NaCl बन गया तो ये क्या हो गया आपका यौगिक, कंपाउंड। समझ रहे हैं? कंपाउंड हो गया। तो यहां पर देखना क्या है कि जब यौगिक का निर्माण होता है, तो यौगिक का निर्माण होने के लिए पहला चीज ये है कि Na और Cl आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। Na और Cl आपस में क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन करेंगे, रासायनिक संयोग करेंगे, रासायनिक संयोग करेंगे। ये रासायनिक संयोग
होता कैसे है, केमिकल कॉम्बिनेशन है होता कैसे, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, हो सकता है आप समझ ना पाए तो वेट करिएगा, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए Na सोडियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 होता है। ये सब नहीं जानते हो तो आगे हम बताएंगे। क्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है। करता क्या है कि Na जो है ये एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, एक उसको दे दिया तो फिर इसमें हो जाता है 2 और 8, चूंकि एक तो वहां चला गया तो फिर इसमें हो जाता है 2 8 और एक इसमें जाके जुड़ जाता है बाहर वाले में तो 8। समझ गए? इस पे जो है आपका प्लस चार्ज आ जाता है, इस पे आपका माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्शन करता है। तो उस आकर्षण के कारण दोनों आपस में क्या होते हैं, बंध जाते हैं। आपस में क्या बन जाती है, बॉन्डिंग बन जाती है और बन जाता है क्या, NaCl। NaCl। तो यही जो जुड़ना है ना आपका, वही रासायनिक संयोग हुआ। इलेक्ट्रॉन के लेन देन के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। हालांकि हमेशा आपका लेन देन नहीं, बहुत बार साझेदारी भी होता है। तो जो भी हो, इस तरह से हमारा NaCl बन गया और पूरा टॉपिक ही है, चैप्टर ही है आपका बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, वहां पढ़ेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा जान लीजिएगा क्योंकि अभी इसको हमको जरूरत पड़ेगा आगे समझाने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। अब देखिए यौगिक मिश्रण, मिक्सचर किसे कहते हैं, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वो पदार्थ क्या हो सकता है, तो पदार्थ तत्व भी हो सकता है, वो पदार्थ यौगिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी अनुपात में मिला देने से, किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है वो आपका मिश्रण है। उदाहरण के लिए आप लीजिए पानी, क्या है ये, यौगिक। आप लीजिए चीनी, क्या है ये, यौगिक, कंपाउंड। इसको किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। आपका मन करे तो आप 1 बाल्टी पानी लीजिए और 1 किलो चीनी लीजिए, और मन करे यदि चीनी ज्यादा हो घर में तो 2 किलो चीनी ले लीजिए, आप 3 किलो चीनी ले लीजिए, किसी तरह से भी ले लीजिए और मिला दीजिए। तो जो आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, शरबत, एक प्रकार का ये मिश्रण हो गया। यहाँ पर देखिए कोई जरूरी नहीं है कि शरबत में हम पानी और चीनी के निश्चित अनुपात में ही मिलाएं तभी बनेगा। अब किसी भी अनुपात में मिलाइए बनेगा। तो कह सकते हैं शरबत क्या है, आपका मिश्रण। इसमें अनुपात निश्चित होना जरूरी नहीं है। समझ रहे? हो सकता है कभी कभार निश्चित हो जाए, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है, और यहाँ अनुपात का निश्चित होना जरूरी होता है। एक और क्या चीज है कि यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है। हम केमिकल कॉम्बिनेशन को आगे समझाएंगे, बता चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है। समझ गए? यहाँ पे किसी भी प्रकार के रासायनिक संयोग नहीं होती है। अब आप बताइएगा कि आपका ये है यदि मिश्र धातु, जैसे उदाहरण के लिए आपका कांसा है, ब्रॉन्ज, ये बनता है कॉपर और टीन से, कॉपर और टीन से। और ध्यान रखिए इसमें आपका परसेंटेज फिक्स होता है कि इतना % कॉपर मिलाना है, इतना % टीन मिलाना है, ये फिक्स होता है। तो आप बताइए कि ये जो आपका कांसा है हम इसे क्या माने, यौगिक माने या मिश्रण माने? आपका फिक्स होता है परसेंटेज, मतलब कह सकते हैं रेशियो फिक्स होता है, तो क्या मानिएगा? तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। तो ये है आपका मिश्रण। बहुत कंफ्यूजन हो तो सीधा देखिए कि इसको बचपन से पढ़ते आए हैं कि ये मिश्र धातु है, एलॉय है। तो भाई मिश्र धातु है मैंने मिश्रण है ना, ठीक। और ना समझ पाए होंगे तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हम अभी समझाने जा रहे हैं बहुत ही काम आएगा आपके। देखिए होता क्या है, जब मिश्रण का निर्माण होता है, जैसे पानी और चीनी मिला दिए, तो जो तैयार हुआ शरबत, ये शरबत तैयार हुआ पानी और चीनी से, तो इसको कहेंगे कि पानी और चीनी जो है आपका संघटक है, कंपोनेंट है।
ये जो शरबत बना, इस शरबत में दोनों ही जो कंपोनेंट हैं अपना जो प्रॉपर्टीज है वो बनाए रखता है, अपना प्रॉपर्टीज कायम रखता है, अपना प्रॉपर्टीज खोता नहीं है। चीनी का प्रॉपर्टीज है मीठा होना, तो शरबत आपका मीठा लगेगा। दैट मीन्स चीनी अपना जो गुण है वो बनाए रखता है, समझ रहे हैं। लेकिन वही चीज यहां पर क्या होता है, देखिएगा इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये हाइड्रोजन है और ये आपका ऑक्सीजन है, दोनों केमिकल कॉम्बिनेशन करके आपका बना दिया H2O, ये बन गया। तो यहां पर देखिए कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये अपना जो गुण है वो बनाए नहीं रखते हैं, अपना गुण खो देते हैं। हाइड्रोजन जानते होंगे कि ये जलता है, नहीं जान रहे हैं तो सुन लीजिए, हाइड्रोजन जलता है, एक ईंधन है, फ्यूल है। ऑक्सीजन खुद नहीं जलता लेकिन जलाता है, इसका गुण है जलना और इसका गुण है जलाना। लेकिन पानी का गुण देखिए, ये ना तो जलता है ना जलाता है, बल्कि आपको क्या करता है, बुझा देता है। तो बताइए इस H2O में क्या हाइड्रोजन का गुण है, माने जलने का गुण है? नहीं। ऑक्सीजन का गुण है? ऑक्सीजन का गुण होता है जलाना, नहीं। इसमें नया गुण आ गया कि ये ना तो जलेगा ना जलाएगा, क्या करेगा, बुझा देगा। तो अपना गुण तो खो दिया ना। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि NaCl, तो Na और Cl दोनों ही जहरीला होता है, लेकिन वही चीज NaCl बना तो कोई जहरीला नहीं है भाई, मजे से खाते हैं और बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा। कुछ भी सब्जी उब्जी बनाना हो तो ये NaCl साधारण नमक है, इसे तो डालना ही पड़ेगा। तो समझ पाए कि अपना जो गुण है वो Na और Cl खो देगा, H और O भी अपना खो देगा जब यौगिक का निर्माण होगा, और यहाँ पर खोता नहीं है। समझ रहे, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। और ये तो लास्ट दिन बता दिए थे कि यौगिक है यदि तो आपका कुछ कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं। मिश्रण है यदि तो मिश्रण में कुछ होते हैं समांगी और कुछ होते हैं विषमांगी। समांगी और विषमांगी, होमोजेनस हेटेरोजेनस, पूरा चैप्टर है मिश्रण, आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। क्वेश्चन तो जी ऐसा लिखा रहता है कि मिश्रण समांगी होते हैं, तो कहेंगे नहीं, मिश्रण विषमांगी भी हो सकता है। समझ रहे, जरूरी नहीं कि समांगी ही हो। समांगी होने का मतलब हुआ, जैसे समांगी मतलब वही था आपका जो मिश्र धातु था, जैसे कांसा लिखे थे ना, वो समांगी है। समझाएंगे क्या होता है। अब देखिए बैक आते हैं जो भौतिक अवस्था लिखे थे उस पर, और वहां से कुछ कुछ चीजें जानने के लिए। लास्ट दिन हम लिखे थे कि यदि किसी भी मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे, भौतिक यदि उसका वर्गीकरण करेंगे, तो वो या सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। हमारे आसपास यही 3 तरह की जो पदार्थ है वो दिखाई देता है हमें। आपको आसपास जो दिखाई दिया वो या तो सॉलिड अवस्था में रहा होगा, या लिक्विड अवस्था में रहा होगा, या गैस अवस्था में रहा होगा। तो यही कॉमन है, समझ गए। लेकिन पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है। चौथी अवस्था प्लाज्मा है, और 5वीं अवस्था जो है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। क्वेश्चन इस तरह से यदि पूछता है कि हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं वो कितने रूपों में पाई जाती है, तो हम कहेंगे 3। बोलिएगा यहाँ पे 5 है, 5 है, लेकिन ये आसपास आपको नहीं दिखेगा अपने घर के अगल बगल। कुछ कंडीशन में ही ये दोनों अवस्थाएं जो है वो हमें प्राप्त होती है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए, ये प्लाज्मा और ये बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। देखिए प्लाज्मा बनने का कारण होता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हो तो वहां पे प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। नोट्स में पूरा डिटेल में है, देखिएगा आप। सन जो है, सूर्य, तारे और ट्यूबलाइट जलाए होंगे, उन सब में जो प्लाज्मा बनता है उसी के कारण उसमें चमक आती है। सूरज के चमकने का कारण है उसमें प्लाज्मा का बनना। तारे में भी चमक होती है, ट्यूबलाइट भी चमकता है, उन सब में है क्या कि प्लाज्मा बनता है, उसी से जो है वो आपका चमक आती है, ठीक। तो ये चीज पूछ सकता है कि सूरज के चमकने का क्या कारण है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है।
कि प्लाज्मा बनने के लिए सबसे क्या जरूरी है, तो टेम्परेचर काफी हाई होनी चाहिए। ये पदार्थ की चौथी अवस्था हो गई। नोट्स में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा पूरा। उसके बाद बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, इस पांचवी अवस्था, अच्छा ये हाई टेम्परेचर पर, ये बहुत लो टेम्परेचर पे, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे और ये बहुत लो टेम्परेचर पे बनेगा, समझ रहे? इस अवस्था की जो भविष्यवाणी है वो सत्येंद्र नाथ बोस, भारतीय थे, सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था। उसके बाद महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने भी इसके बारे में बताया था कि ये पांचवी अवस्था कुछ हो सकती है। फिर 2001 ईस्वी में आपका अमेरिका के 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त करके दिखाया। और पहले के जो सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन हुए, उन्होंने बनाकर नहीं दिखाया, बस केवल बताया इसके बारे में कि होगा ऐसा। और जब पदार्थ बना तो उसका नाम रखा गया बॉस और अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन, ये आइंस्टीन के नाम पे, उन्हीं के सम्मान पे इस अवस्था का नाम रख दिया गया, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। और यहाँ से विशेष कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, नोट्स देख लीजिएगा, फिर क्वेश्चन देख लेना है, क्या हो जाएगा। अब देखिए, लास्ट दिन हम बताए थे कि यदि कोई पदार्थ सॉलिड है तो क्या हम उसको दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं क्या, द्रव में? देखिए, यदि कोई ठोस है और यदि उसका अवस्था परिवर्तन करना है तो इसके लिए 2 चीजें आपके मतलब जरूरी होंगी। एक तो आपका होगा तापमान, टेम्परेचर, हीट, उष्मा जो कह ले, लगभग एक ही बात होगा। और दूसरा आपका होगा कि कंप्रेशन, कंप्रेस, दबाना, संपीड़ित करना, संपीड़ित करना। थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ठोस में कण जो है वो नजदीक नजदीक होते हैं, लिक्विड में जो है वो दूर दूर चला जाता है, और गैस में काफी दूर दूर चला जाता है। और कितना दूर चला जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। दिख रहा है ना, दूर दूर। चलिए, आप जानते होंगे कि यदि आप गर्म करिएगा, यदि इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से कोई भी चीज क्या होता है, फैलता है, दूर चला जाता है। आप गर्मी के दिन में देखें ना कि आप सोते हैं तो कैसे सोते हैं, दूर दूर, समझने के लिए केवल। तो गर्म करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ठोस को गर्म करिए तो ऐसा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आपका बर्फ है, आप गर्म करिए तो ऐसा हो जाएगा, ये बन गया आपका पानी, समझ रहे हैं? और ज्यादा गर्म करिएगा तो उससे बन जाएगा ये भाप, ठीक है, वाष्प। तो यहां पर देखिए कि जब हम तापमान, हीट, उष्मा दिए तो बीच का जो स्पेस है, बीच का जो स्पेस है, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस, अंतराण्विक स्थान, वो क्या हुआ आपका बढ़ गया, समझ रहे? और किए गर्म तो ऐसे हो गए, समझ रहे? अब देखिए उल्टा जल्दी चलते तो क्या होता, गैस है, इसको ठंडा करिए, खाना बनाते वक्त देखे होंगे भाप बन जाता है, समझ रहे? गैसीय अवस्था में। फिर जब ठंडा होता है तो देखिएगा पानी का कण के रूप में वो जम जाता है, पानी बन जाता है। तो कह सकते हैं कि यदि आप ठंडा करेंगे तो ये गैस आपका क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं? ध्यान रखिएगा कि यदि इसको संपीड़ित भी करें, कंप्रेस भी करें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए जो हम लोग घरों में जो गैस जलाते हैं, एलपीजी गैस, क्या एलपीजी गैस, तो नाम से तो लग रहा है कि वो गैस है, लेकिन टंकी में देखिएगा कंप्रेस करके डाला रहता है, और जब हम गैस को कंप्रेस कर देंगे, दबा देंगे तो कण नजदीक नजदीक आ जाएगा, वैसी स्थिति में वो द्रव बन जाएगा। तो जो सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में डाला रहता है। आप सिलेंडर को हिलाइए तो आपको लगेगा कि लिक्विड है, समझ रहे? तो संपीड़ित करने से भी अवस्था परिवर्तन, माने गैस से लिक्विड बन जाएगा। इसको और अधिक ठंडा करिए या कंप्रेस करिए तो लिक्विड से आपका सॉलिड बन जाएगा।
ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी आपका मान लीजिए ऑक्सीजन ही है, समझ रहे, ठंडा करेंगे ना तो उसको लिक्विड अवस्था में लाया जा सकता है, और ठंडा करेंगे ना तो सॉलिड में लाया जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा कि ठोस से द्रव माने लिक्विड में बदलने का जो प्रोसेस है, इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं गलना, या कहें क्या? पिघलना। गलना या पिघलना, इंग्लिश में मेल्टिंग। और ये हर पदार्थ का फिक्स होता है कि ये कितना में गलेगा, ये कितना में गलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपका हम लोग बल्ब में जो फिलामेंट लगाते हैं उसका होता है लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस, वैसे 3380 होता है। वो जो बल्ब का फिलामेंट है, यदि आप उसको इतना टेम्परेचर तक गर्म करेंगे ना तो वो पिघल जाएगा, द्रव बन जाएगा। तो गलना या पिघलना। अब देखिए, जिस टेम्परेचर पे गलना या पिघलना होगा उसी को कहते हैं गलनांक। दैट मीन्स जिस अंक पे वो गलना शुरू कर देगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। तो मेटल जो होते हैं धातु, उसका काफी हाई होता है। बर्फ का बात करिएगा तो तुरंत गलने लगेगा, जीरो से जहां बढ़ाना की गलना शुरू हो जाएगा। अब द्रव को और गर्म करिए तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द्रव जब गैस में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्प का बन जाना, उसी को कहते हैं वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वेपर में बदलने का जो प्रोसेस है वही आपका वेपोराइजेशन है। इसको डिटेल में हम अभी बताएंगे। ये वाष्पीकरण हर टेम्परेचर पर होता है, हर वो टेम्परेचर पे होगा जिसमें वो लिक्विड अवस्था में रह सकता है। ऐसा नहीं कि एक निश्चित टेम्परेचर पर ही होगा, लगभग सभी टेम्परेचर पर होता है। पानी है यदि तो 10 डिग्री सेल्सियस पे भी वो वेपोराइज होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे भी वेपोराइज होगा, और 40 पे भी वेपोराइज होगा। अब ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे जो ठोस हैं जिसको यदि आप गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा। गर्म करिए तो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और जिस पदार्थ में ये गुण होता है उसको ऊर्ध्वपात से कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, तो ये ऊर्ध्वपात हैं। आप कपूर को गर्म करिए तो बिना लिक्विड में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा। तो ये ऊर्ध्वपातन प्रोसेस हुआ। अब अच्छा, ये नाम कहां से आया ऊर्ध्व और पातन? ऊर्ध्व माने होता है ऊपर और पातन माने गिर जाना, तो ऊपर चला जाता है, तो गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपातन हो गए, सब्लिमेशन। उल्टा आइए, यदि गैस को हम ठंडा करें या कंप्रेस कर दें तो गैस से द्रव में बदल जाएगा। तो गैस से द्रव में बदलना यह प्रोसेस कहलाता है संघनन, कंडेंसेशन। याद रखना बहुत आसान है। देखिए, रट नहीं सकता, वर्ड को समझिए, वर्ड को समझिएगा तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझे? कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, रटना कोई बड़ी बात नहीं है। संघनन, घनन माने घना बन गया, डेंस, कंडेंस, कंडेंस। सोचिए, गैस यदि संघनित होगा, कंडेंस होगा, पास पास आएगा तो द्रव बदल में कन्वर्ट होगा। यही प्रोसेस संघनन है। संघनन, घनन हो गया, डेंस हो गया। अब द्रव को भी आप यदि और ठंडा करें, कंप्रेस करें तो ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पानी आपका बर्फ बन जाता है।
तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को जमना। और जिस टेम्परेचर पे ये होगा उस टेम्परेचर को कहते हैं हिमांक, इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक माने हिम, हिम माने बर्फ, माने सॉलिड जिस टेम्परेचर पे बन जाता है वही आपका हो गया हिमांक। अब आप लोग बताइए कि ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को ठंडा करने से सीधे वो सॉलिड में बदल जाए बिना लिक्विड में बदले, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को कहते हैं, कुछ लोग तो बोलेंगे ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन। निक्षेप माने जमा होना और डिपोजिशन डिपॉजिट से बना है, डिपॉजिट माने जमा होना। अब सोचिए तो गैस था और सॉलिड में आ गया, तो सॉलिड में आएगा तो एक जगह तो जमा ही हो जाएगा आपका। तो निक्षेप से निक्षेपण। बोलिएगा एग्जांपल दीजिए। जैसे आपका भाप है ना, पानी का भाप, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है ठंड के दिनों में, तो देखिएगा कि वो जो गैस है वो सीधे आपका बर्फ में बदलने लगता है, सीधे बर्फ में बदलने लगता है, तो निक्षेपण हो गया। ये प्रोसेस निक्षेपण कहलाएगा। रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है और यही आंसर भी माना हुआ था। बाय द वे, ना हो निक्षेपण तो आप ऊर्ध्वपातन मार दीजिए। बहुत जगह आप बचपन से यही पढ़ते आए होंगे कि सॉलिड आपका गैस में बदले, सॉलिड गैस में बदले तब भी ऊर्ध्वपातन है और गैस सॉलिड में बदले तब भी ऊर्ध्वपातन है। लेकिन आज से आपको जानना है कि सॉलिड से गैस गए तो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन है, लेकिन गैस से इधर आए तो ये निक्षेपण है। और बाय द वे नहीं है तो ऊर्ध्वपातन मार देना है, छोड़ के तो आ नहीं सकते ना, ऑप्शन देख लेना है। ऐसे दोनों है तो यही मारना होगा आपको। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो वाष्पीकरण होता है ये होता कैसे? देखिए आपका ये लिक्विड है, इसको जब आप गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो इसके कणों की जो गति है वो बढ़ जाती है। कण जो है पार्टिकल, वो उसमें हमेशा गति होती है, आप जानते होंगे, अब नहीं तो सुन लीजिए। कण हमेशा गति करते रहते हैं, कण हमेशा गति करते रहते हैं। हालांकि ये गति सब में एक जैसा नहीं होता है, गैसों में बहुत ज्यादा होता है ये गति गैसों में जो है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यदि आप परफ्यूम वगैरह कहीं एक कोने में मार के रहिए तो गति इतनी अधिक होती है कि चारों तरफ फैल जाएगा। जिस तरह से तितली कैसे उड़ता है चारों तरफ, उसी तरह से। तो गति सब में होता है लेकिन एक जैसा नहीं होता है। ठोस में क्या है कि एक ही जगह पे इधर उधर होता है, और गैस में तो काफी तेज होता है। और जब उष्मा दीजिएगा इसको तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये पानी है, हम गर्म कर रहे हैं, इसको उष्मा दीजिए तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। हम बताए थे कि कणों के बीच आकर्षण बल भी होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी होता है और गतिज ऊर्जा भी होता है। ठीक, तो जब इसकी गतिज ऊर्जा इस आकर्षण बल से थोड़ा सा बढ़ जाए, आकर्षण बल से थोड़ा सा बढ़ जाए, तो होता क्या है कि ये जो द्रव का ऊपर वाला कण है, इस द्रव को छोड़ करके वायुमंडल में मिल जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है। यही प्रोसेस आपका वाष्पीकरण हुआ। नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पर देखिए, ये देखिए, ये आपका एक खूंटा है, क्या बोलते हैं खूंटा, माने एक डंडा, इसमें बैल को बांधा हुआ है रस्सी से। ये बैल है, बैल है ये। तो रस्सी क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, खींच के रख रहा है, बैल को भागने नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं? अब मान लीजिए कि बल को यदि हम बाहर से एनर्जी दे दें, उसको भड़काएं, कुछ भी करें, तो देखिए कि बैल की गति बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब एक ऐसा समय आएगा ना कि जो बैल की गतिज ऊर्जा है आकर्षण बल से ज्यादा हो जाएगा, तो रस्सी टूट जाएगा,
फिर बैल भाग जाएगा। जिस तरह से बैल रस्सी तोड़ के भाग जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे कण भी क्या है कि इस आकर्षण बल को तोड़ के वायुमंडल में मिल जाएगा, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। तो समझ रहे हैं कि कौन सा कण जो है वो वायुमंडल मिल जाएगा, ऊपर वाला कण। तो वाष्पीकरण हमेशा ऊपरी सतह पर होता है और बहुत फास्ट गति से नहीं होता है। हाँ, टेम्परेचर ज्यादा हो कम हो उससे प्रभावित होता है, लेकिन फिर भी बहुत फास्ट गति से नहीं होता है। ये धीमे चलने वाली प्रक्रिया है और लगभग चलते रहता है हमेशा। अब देखिए किससे प्रभावित होता है वाष्पीकरण का जो दर है, रेट। तो एक तो प्रभावित होता है आपका सरफेस एरिया से, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जितना अधिक होगा सरफेस एरिया, वाष्पीकरण की दर उतनी ही तेज होगी। आप किसी पानी को ग्लास में रखिए, तो ग्लास में रखेंगे तो ये वाला उसका सरफेस एरिया है, लेकिन उसी पानी को थाली में ले जाके डाल दीजिए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होगी। मैंने कह सकते हैं जितना फैला करके उसे रखा जाएगा, वाष्पीकरण की दर उतना ही तेज होगी, जल्दी वाष्पित होगा। डे टू डे लाइफ में आप देखे होंगे कि जब आप कपड़ा धोते हैं और जब उसको अच्छी तरह से फैला करके रखते हैं तो जल्दी सूख जाता है। रीजन, वाष्पीकरण की दर तेज होती है, सारा पानी वाष्पित हो जाता है। तो सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा, वाष्पीकरण की दर तेज होगी। तापमान, टेम्परेचर, तो अधिक होगा टेम्परेचर तो वाष्पीकरण की दर तेज होगी। जैसे आप देखते होंगे कि ठंड के दिनों में वाष्पीकरण धीमे होता है, लेकिन वही गर्मी के दिन में टेम्परेचर हाई होता है तो जल्दी वाष्पित हो जाता है। इसी कारण देखिएगा कि गर्मी के दिन में जल्दी कपड़ा सूख जाता है, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, तापमान अधिक होने कारण। तीसरा है आपका हवा की गति। यदि हवा की गति अधिक हो तो भी जो है आपका वाष्पीकरण का दर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हवा उसको उड़ा के ले जाता है। वाष्पीकरण में वही ना होता है, कण उड़ जाता है, वायुमंडल में मिल जाता है, तो हवा तेज रहने से उसको उड़ा के ले जाता है। यही कारण है कि जब आप पंखा चला देते हैं रूम में तो भीगा हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाता है। देखे हैं ना, आप भी किए होंगे ऐसा। और किससे प्रभावित होगा? तो और ये प्रभावित होगा क्वथनांक से, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड खौलना शुरू कर देता है। खौलना को अपना सिंपल वर्ड में कहें तो डबकना, उबलना। तो जिस टेम्परेचर पे खौलना, डबकना वो शुरू कर देगा, वही आपका क्वथनांक कहलाता है। और ये सबका निश्चित है। जैसे उदाहरण के लिए पानी आपका, तो लगभग आपका 100 डिग्री सेल्सियस में ये खोलने लगता है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन वही चीज बात करें परफ्यूम, बात करें अल्कोहल, बात करें स्प्रिट, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है काफी। चलिए, तो क्या इसका रिलेशन है वाष्पीकरण का बॉइलिंग पॉइंट से? तो कम होगा यदि बॉइलिंग पॉइंट तो वाष्पीकरण तेज होगा। वाष्पीकरण जो है वो तेज होगा। जैसे उदाहरण के लिए पानी की तुलना में स्प्रिट, नहीं समझ पा रहे हैं स्प्रिट, तो आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। परफ्यूम हम लोग मारते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है। दैट मीन्स कम रहने पे वेपोराइज जल्दी होगा। और ये चीज यदि नहीं कोई समझ पा रहे हैं कि कैसे होता है पानी के कंपैरिजन में, तो हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल देखिएगा, आप कभी कभार क्या करते हैं, नहाए और नहा करके निकल गए, बाल में पानी था, बाल में पानी था, परफ्यूम भी मार लिए इधर शर्ट वगैरह पूरे। अब मान लिया आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, तब देखिए जब ऑफिस पहुंचते हैं या क्लास पहुंचते हैं तो तब तक पानी रह जाता है, पानी वाष्पित नहीं होता है। पानी टप टप हो सकता है गिरे, लेकिन बताइए क्या परफ्यूम उस समय तक टप टप गिरेगा? आप पूरा परफ्यूम का बोतल भी यदि उड़ेल दें तो क्या उस समय तक रहेगा कि सारा वाष्पित हो जाएगा? तो बोलिएगा सारा वाष्पित हो जाएगा। मतलब हुआ ना कि जो आपका
परफ्यूम है वो जल्दी वेपोराइज हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। एक और चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आर्द्रता है क्या? तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की जितनी मात्रा है वही क्या कहलाती है? आर्द्रता। समझ रहे हैं? अब देखिए कि मान लीजिए वायुमंडल में आर्द्रता है 30%। इसका मतलब हुआ ये कि यदि उसकी क्षमता है 100 यूनिट जलवाष्प धारण करने की, तो वर्तमान में 30 यूनिट है। वर्तमान में कितनी है? 30 यूनिट। मान लीजिए यदि लिखा कि 10% है आर्द्रता, तो इसका मतलब क्षमता यदि 100 यूनिट है तो अभी उसमें जलवाष्प के कण जो है वो 10 यूनिट है। तो क्या होगा कि आर्द्रता यदि कम है तो वेपोराइजेशन तेजी से होगा, वेपोराइजेशन जो है वो तेजी से होगा। लेकिन इसी का उल्टा कर दीजिए कि यदि आर्द्रता मान लिया जाए बहुत अधिक हो जाए, 90% हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण का जो दर है वो घट जाएगा। 90% मतलब वही हुआ कि 100 यूनिट क्षमता है यदि जलवाष्प धारण करने की, तो अभी 90 यूनिट है, तो धीरे धीरे होगा वाष्पीकरण। यही कारण है बरसात के दिन में आर्द्रता ज्यादा होती है, लगभग मान लीजिए 70, 80, 90%, तो फिर वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है। समझ गए? अब ऐसा क्यों होता है तो हम इसे एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। यदि आप लोग समझना चाहें तो यहाँ पर देखिए, वैसे कौन नहीं समझना चाहेगा, सब समझना चाहेंगे इसको। जैसे ये आपका बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, इधर वायुमंडल है। मान लीजिए वायुमंडल में 10% है आर्द्रता, तो इस कण का इधर जाना तो आसान होगा ना, क्योंकि इधर खाली है, 10% है, खाली है तो आसान होगा जाना। और तब भी नहीं समझ पा रहे हैं भाई, तो आप समझिए कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, और आपका पेट यदि खाली हो, आपका पेट क्या हो? यदि खाली हो, 10% ही पेट भरा हो, तो बताइए खाना तेजी से जाएगा कि नहीं अंदर? ठीक उसी तरह से यहाँ इधर तेजी से जाएगा। लेकिन ठीक वही आप सोचिए कि यदि आपका पेट भरा हो तो क्या खाना तेजी से जाएगा कि धीरे धीरे जाएगा? धीरे धीरे जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे होगा, सेम वही चीज यहाँ पे होगा कि यदि 90% है तो जो जलवाष्प है वो धीरे धीरे, वाष्प जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, वाष्पीकृत धीरे धीरे होगा। ठीक है? अब बताइए यदि 100% हो जाए तब क्या होगा? बताइए 100% हो जाए तो क्या होगा? आप अपना एग्जाम्पल लीजिए। यदि आपका पेट 100% भर जाए तब क्या करिएगा? खाते रहिएगा। यदि आप राक्षस ना हो तो खाना तो बंद कर देंगे ना। पूरा पेट भर गया जितना था तो नहीं खाएंगे, बंद कर देंगे। ठीक उसी तरह से यदि आर्द्रता 100% हो जाएगी तो फिर ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण रुक जाएगा, थम जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। वैसे भगवान की माया है, पता नहीं, हो सकता है, क्या होगा नहीं जानते, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो इसे अच्छी तरह से आप समझ पाए होंगे। अब इसको यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसे होता है? डिफिनेशन तो बता ही दिए, जिस टेम्परेचर पे खोलना डबकना शुरू होगा वही आपका क्वथनांक है। अब ये होता कैसे है? देखिए जब आप गर्म करते हैं पानी को तो ये वाष्प बना, वाष्प बनता है, जानते ही, वेपर। अब ये वाष्प जो है वो अंदर बर्तन में प्रेशर डालता है, ढका हुआ है मान लीजिए, तो ये वाष्प जो है वो प्रेशर डालना है यहाँ, ठीक है। और इधर जो है वायुमंडलीय दाब भी कुछ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। केमिस्ट्री में हम, सॉरी फिजिक्स में हम पढ़ा चुके हैं प्रेशर, वहां जाके देख सकते हैं। तो होता क्या है कि जब यहाँ का प्रेशर, माने वाष्प का जो प्रेशर है इस प्रेशर के बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है, तो खोलना शुरू हो जाता है, खोलना शुरू हो जाता है। ये वाला जब इसके बराबर होगा तो खोलना शुरू हो जाता है। कभी कभार सीधा पूछ देता है कि क्वथनांक कब होगा, माने खोलेगा कब, तो जवाब वही है
कि अंदर वाष्प का जो प्रेशर है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो खोलना शुरू हो जाएगा, मैंने डबकना शुरू हो जाएगा। और ये किससे किससे प्रभावित होता है, क्या क्या चीज से प्रभावित होता है? तो देखिए, यदि आप उसमें कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, पानी में मान लीजिए कुछ अशुद्धि मिला दिए, नमक, बोलिएगा नमक तो पूरा अच्छा है सर, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में वो अशुद्धि ही कहलाएगा। देखिए, पानी में केवल पानी होता है, यदि बाहर से कुछ भी मिलाते हैं, कोई शुद्ध चीज भी क्यों ना मिला है, तो वो पानी के लिए अशुद्धि कहलाएगा। तो यदि हम कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएं, जाके थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि यदि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो खाना जल्दी पकेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो खाना जो है वो जल्दी पकेगा। आप देखते होंगे दाल पकाते वक्त अक्सर लोग क्या करते हैं, हल्का नमक डाल देते हैं, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, खाना जल्दी पक जाता है। तो अशुद्धि मिला दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और आपका यदि एटमॉस्फेरिक मतलब यदि प्रेशर बढ़ा दें, हाँ, यदि प्रेशर बढ़ जाए, जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है, तो वहां प्रेशर बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यदि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दें तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, घटा दें तो घट जाएगा। ऊंचाई वाले स्थान में हम बताए थे कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है बहुत, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। बेहतर होगा कि आप उस प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जाके पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, और इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मिश्रण होगा हमारा टॉपिक। और आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए जितना अधिक से अधिक हो सके सारे ग्रुप में। आप कमेंट भी करिए, आप कमेंट करेंगे तो दूसरा कोई कैंडिडेट जब आकर के देखेगा वीडियो तो वो कमेंट पढ़ करके भी बहुत लोग वीडियो देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, उससे दूसरे को हेल्प मिलेगा। और हम लोग तो आप देख ही रहे होंगे कि कितना डिटेल से एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं, पीडीएफ भी डाल रहे हैं, क्वेश्चन भी दे रहे हैं, और क्वेश्चन फिर से हम रिवाइज करके देंगे। अभी कुछ एग्जाम का नहीं है उसमें, लॉकडाउन के बाद हम और भी उस क्वेश्चन का नंबर जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा करके देंगे, नोट्स को फिर से रिवाइज करके देंगे। तो हम लोग लगे हैं, आप लोग भी हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोग को बताइए इस चैनल के बारे में। हाँ, और जो पढ़ने वाले हैं कैंडिडेट उनको तो जरूर बताइए, कुछ लोग तो टाइम पास करने वाले भी होते हैं, उनको भी बताइए, उन लोग भी धीरे धीरे पढ़ना सीखेंगे।